क्वांटिटीज़ और साथ ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स भी देखे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस के हाउ टू राइट अ यूनिट प्रॉपर्ली. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. स्टूडेंट्स, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, ये कन्वेंशन होती हैं. मतलब इनके पीछे बगैर किसी लॉजिक के इनको डिसाइड किया गया होता है कि ये ऐसे लिखने हैं, तो हमें ये फॉलो करनी है. तो यूनिट्स लिखते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है. तो जो सबसे पहला रूल है हमारे पास वो है अबाउट दी फुल नेम ऑफ द यूनिट. फुल नेम. तो फुल नेम ऑफ द यूनिट के बारे में ये याद रखिए कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जांपल, अगर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो उसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे. फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है उसको आप ऐसे लिखेंगे. इसी तरीके से करंट का यूनिट एम्पेयर, ये गलत है. करंट का यूनिट एम्पेयर ये ठीक है. सो मीन्स टू से कि जब भी आपने यूनिट का पूरा नाम लिखना है, वेदर द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट और नॉट, जब भी आपने यूनिट का पूरा नाम लिखना है, सो जो इनिशियल लेटर है वो स्मॉल होगा. अगर आपने यूनिट का सिंबल लिखना है तो उसके लिए हमारे पास रूल डिफरेंट है. फॉर सिंबल ऑफ द यूनिट आप देखिए कि जो एम्पेयर है उसका जो सिंबल लिखेंगे हम वो कैपिटल ए लिखेंगे, जबकि जो मीटर है उसका सिंबल हम स्मॉल एम लिखेंगे. और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एम्पेयर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो इफ़ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, तो फिर आपने जब उसका सिंबल लिखना है तो उसको कैपिटल में लिखना है. बट इफ़ द यूनिट इज नॉट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, तो फिर आप जो उसका सिंबल लिखेंगे वो स्मॉल एम में लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेकंड्स है, सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो जब आप इसका सिंबल लिखेंगे तो आप स्मॉल एस यूज़ करेंगे. बस एक जगह पर ये रूल जाके वायलेट हो जाता है. वो ऐसे है कि जो लीटर है, आपको पता है कि जो लीटर है वो वॉल्यूम का यूनिट है. सो ये जो लीटर होता है, जब आप इसका सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल एल से लिखते हैं. हालांकि लीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे. और उसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कीबोर्ड में से लीटर के लिए सिंबल के लिए स्मॉल एल टाइप करेंगे तो वो एक ही तरह का दिखेगा. तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अथॉरिटीज़ ने इससे मुतालिक जो है वो हमें छूट दी हुई है. इसका सिंबल हम फिर भी कैपिटल लिखेंगे, इवन लीटर इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. मुझे जो नेक्स्ट रूल है आपके पास वो है अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में. तो याद रखिए, जब आप यूनिट्स को मिला के लिखते हैं तो दरमियान में स्पेस देते हैं. फॉर एग्जांपल, आप न्यूटन मीटर लिखेंगे तो दरमियान में स्पेस देंगे. इसी तरीके से आप एम्पेयर सेकंड लिखेंगे तो दरमियान में स्पेस देंगे. अब देखिए, न्यूटन हम जानते हैं कि एक डिराइव्ड यूनिट है और मीटर एक बेस यूनिट है. तो जब मैंने डिराइव्ड और बेस को लिखा तो दरमियान में स्पेस दी. एम्पेयर हमारे पास एक बेस यूनिट है और सेकंड भी हमारे पास बेस यूनिट है. जब मैंने दो बेस यूनिट को लिखा तो मैंने फिर भी दरमियान में स्पेस दी. यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स को लिखेंगे तो दरमियान में स्पेस देंगे. और अगर आप इसकी वाज़ेह एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपकी बुक में जो टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड, उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है. उस टेबल में आप देखिए कि जितने भी यूनिट्स लिखे हुए हैं उनके दरमियान में स्पेस दी हुई है, चाहे वो यूनिट्स बेस यूनिट है चाहे वो यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स. सो स्टूडेंट्स, ये रूल थे यूनिट्स लिखने के बारे में. अब हम जो नेक्स्ट रूल देखेंगे वो होंगे अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स. तो जब आप अब जो हम नेक्स्ट रूल्स देखेंगे वो हम देखेंगे अबाउट द प्रीफिक्सेस. सो प्रीफिक्सेस के बारे में हमारा फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आप प्रीफिक्स लिखेंगे वो यूनिट से पहले लिखेंगे. प्रीफिक्सेस आर रिटन बिफोर द यूनिट्स एंड विदाउट एनी स्पेस अपार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको माइक्रोमीटर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे. यानी कि अगर मेरे पास कोई यूनिट लिखा हुआ है, लेट्स से m/k, तो मैं इसको मिली कैल्विन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दरमियान में स्पेस है. मैं इसको मीटर कैल्विन पढ़ूंगा. और ये यूनिट इस्तेमाल हुआ है आपका जो चैप्टर नंबर 19 है, उसमें टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का. सो उसमें कांस्टेंट है जिसका यूनिट मीटर कैल्विन है. सो अगर इसको मिला के लिखेंगे, अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे ये मिली कैल्विन बन जाएगा. अगर दरमियान में स्पेस देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मीटर कैल्विन होगा. स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है दैट रूल इज अबाउट कंपाउंड प्रीफिक्सेस. जी हाँ, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है. यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइक्रोमीटर हम इसको सिंपली पिकोमीटर लिख लेंगे. सिंपली हम इसको पिकोमीटर लिख लेंगे. कंपाउंड प्रीफिक्सेस मोर देन वन प्रीफिक्सेस इज नॉट अलाउड. और लास्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा. सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है किलोमीटर स्क्वायर, और एक बात याद रखिएगा, किलो का जो के का प्रीफिक्स है वो छोटा आता है. बहुत दफ़ा स्टूडेंट एक यूनिट को ऐसे लिखा होता है और उसको वो सही समझ लेते हैं, ये गलत है, स्मॉल लेटर्स में आएगा. सो अब हम अगर ये यूनिट हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो तो हम समझते हैं कि शायद ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर है. देखिए, ये यूनिट है और ये प्रीफिक्स है. तो अगर कोई यूनिट की पावर है तो वो पावर प्रीफिक्स पर भी अप्लाई होती है. यानी कि किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है किलोमीटर का एज अ होल स्क्वायर, जिसको आप 10⁻³ मीटर का एज अ होल स्क्वायर लिख के इसको आप 10⁻6 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं और जब भी आप उसमें कोई यूनिट को रिकॉर्ड करते हैं तो आप उस दी गई सिचुएशन में जो मोस्ट एक्सेसिबल यूनिट होता है वो इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स है, अगर बहुत छोटा मैथ्स है तो आप उसको मिलीग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोग्राम में भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट व्हेन यू यूज़ दैट वैल्यू इनटू द न्यूमेरिकल्स तो फिर आपको उसके SI यूनिट ही इस्तेमाल करना होते हैं. सो जब आप इन यूनिट्स की अब हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ देर बाद, तो हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इन यूनिट्स को ठीक तरीके से जो है वो लिखें. नाउ लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स. इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपके पास. पहला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स. तो अगर आप ऑप्शन ए देखिए तो ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? 25 यूनिट क्या लिखा हुआ है? मीटर सेकंड. क्या मीटर सेकंड लेंथ का यूनिट होता है? द आंसर इज नो. सो पहला यूनिट ठीक नहीं लिखा हुआ है. दूसरे में लिखिए, देखें क्या लिखा हुआ है? 30 kg. 30 तो बात सही है, लेकिन kg का के बड़ा लिखा हुआ है, स्मॉल होना चाहिए था, तो ये भी ठीक नहीं है. तो सी ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 5 न्यूटन. अब न्यूटन का जो n है वो छोटा होना चाहिए था क्योंकि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर. सो इसका भी आंसर ठीक नहीं है.
जो लास्ट ऑप्शन है 10 न्यूटन, ये ठीक है क्योंकि न्यूटन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो उसका जब सिंबल लिखेंगे तो वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, विच इज 10 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट एंड यूजेस ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अब याद रखिए कि हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो डेफिनेशन चेक करनी है और दूसरा ये चेक करना है हमने कि जो डेफिनेशन हो उसमें यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल पहला देखिए, डेंसिटी इज मास पर क्यूबिक मीटर। मास तो ठीक है फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मीटर यूनिट है, तो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि यूनिट इस्तेमाल ना हो, क्वांटिटी इस्तेमाल हो, तो ऑप्शन इज नॉट राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट, डेफिनेशन ही गलत है, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी देखिए, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड, डिस्टेंस तो फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन वंस अगेन सेकंड यूनिट है और उसने कहा यूनिट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिए, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, डेफिनेशन भी ठीक है और फिजिकल क्वांटिटी भी सारी इस्तेमाल हुई हुई है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, विच इज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जी तो स्टूडेंट्स, जब आप फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपकी मेजर वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली जो उसकी ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की उसके बराबर हो। ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू। तो उसकी रीज़न है कि उसकी वैसे तो मल्टीपल रीजन हैं, आप खुद भी उसकी रीज़न है अगर आप ठीक तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बेसिकली देखिए हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है जिसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट उससे कम की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वॉल क्लॉक है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है और मैं कहता हूँ कि जी मैंने पॉइंटर ऊपर फेंका और दोबारा मैंने कैच किया, तो आप इसका टाइम नोट कीजिए। अगर टाइम 1.5 सेकंड है तो आपका वो वॉल क्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लिमिटेशन है कि वो 1 सेकंड से कम टाइम मेजर नहीं कर सकता। सो ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस जो आप रीडिंग लेते हैं उसमें एरर इन्वॉल्व होता है। अब दो टर्म्स आप सुनते हैं, एरर और अनसर्टेनिटी। बेसिकली इन दोनों में कोई फर्क इतना ज़्यादा नहीं है, अनसर्टेनिटी भी एक तरह का एरर ही होती है, उसकी कॉजेज डिफरेंट होती हैं। और दरअसल जब किसी एरर को आप क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं तो फिर वो अनसर्टेनिटी होता है और क्वालिटेटिवली आप उसको डिस्कस करें तो फिर वो रैंडम या सिस्टमैटिक होता है। सो व्हेन यू डिफाइन एरर, एरर कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, एंड एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक सवाल मुझसे ये कर सकते हैं कि फर्स्ट कीजिए मैं इस दीवार की जो है वो लेंथ मालूम करना चाहता हूँ, इसकी हाइट मालूम करना चाहता हूँ, तो जब मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है तो फिर ये एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। तो स्टूडेंट उसका जवाब ये है कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, फिर जो भी रीडिंग आएंगे उसकी एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को हम इसकी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू मान लेंगे और फिर कोई भी रीडिंग को उससे कंपैरिजन करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो एरर कहलाएगा। और जो अनसर्टेनिटी है उस एरर की जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का नाम होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर, किसी भी रीडिंग में एरर आता क्यों है, किसी भी मेजरमेंट में एरर क्यों आता है। रीडिंग इज द सिंगल एस्टिमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। मेजरमेंट जब आप बहुत सारी रीडिंग लेते हैं फिर एक एवरेज निकालते हैं और जो सिंगल नंबर आता है वो मेजरमेंट कहलाता है। सो कॉजेज ऑफ एरर हमारे पास है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से एरर आ सकता है या उसके इनएक्सपीरियंस की वजह से एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मैंने कहा कि जब पेंडुलम की बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मैं छोड़ूँ तो आपने टाइम नोट करना शुरू कर देना। अब मैं बॉब को छोड़ चुका हूँ, आपने भी तक बॉब का स्टॉप वॉच का बटन ही नहीं दबाया, तो ये आपकी नेग्लिजेंस है। सो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। फॉल्टी ऑपरेटर्स हो, आपने स्टॉप वॉच का बटन बिल्कुल ठीक टाइम पे दबा दिया था लेकिन जो ऑपरेटर था वही ठीक नहीं था, स्टॉप वॉच ठीक नहीं थी, तो फिर भी एरर आ सकता है। आपका मेथड ठीक ना हो। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब भी आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेते हैं तो आप लेंथ कैसे लेते हैं, बॉब के सेंटर ऑफ मास से सपोर्ट तक की लेंथ लेते हैं एल डैश। लेकिन अगर जो है आपका टेक्निक सही नहीं है, आप सिर्फ थ्रेड की लेंथ लेते हैं तो जाहिर बात है फिर भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में एरर आएगा और ये एरर आपके इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक की वजह से आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी देखें तो इट इज द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से मुराद लीस्ट काउंट है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है। सेकंड पे इम्परफेक्शन इन दी पर्सन सेंसेस। देखिए एक्सपेरिमेंटर का कि सेंसेस का ठीक होना जरूरी है। मैं आपको कहता हूं कि जैसे ही आपको गोली चलने की आवाज़ आए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने स्टॉप वॉच का बटन दबा देना, लेकिन अगर आपको सुनता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर रीडिंग में एरर आ सकता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। समटाइम ऐसा होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की आपने मेजरमेंट लेनी होती है उसी में नेचुरल वेरिएशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मीटर रॉड है तो उसकी लेंथ गर्मियों में टेंपरेचर के बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सर्दियों में टेंपरेचर के कम होने की वजह से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन दोनों सूरतों में भी एक एरर इंट्रोड्यूस होगा जो जिसकी जो कॉज होगी वो उसकी अनसर्टेनिटी होगी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड दीज आर द कॉजेज ऑफ एरर। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ एरर। और आगे जाके हम देखेंगे कि हम रिकॉर्डेड अनसर्टेनिटीज की मदद से कैसे फाइनल वैल्यू में एरर को कम से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम एरर को डिवाइड करते हैं, वैसे तो एरर की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें जीरो एरर आ जाता है, पर्सनल एरर आ जाता है, ग्रॉस एरर आ जाता है, पैरेलैक्स एरर आ जाता है, लेकिन हम एरर को ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द रैंडम एरर एंड द अदर इज द सिस्टमैटिक एरर। सो रैंडम एरर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी गिव आउट डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन। आप फॉर एग्जांपल इस कमरे का टेंपरेचर नोट कर रहे हैं और आप बार बार टेंपरेचर नोट कर रहे हैं, आप रिपीटेडली मेजरमेंट्स ले रहे हैं और हर दफ़ा रीडिंग डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कमरे की बात करूं और मैं कंसीडर करूं कि इसका टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट रीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस लेता है, एक 37 डिग्री सेल्सियस लेता है, एक 33 डिग्री सेल्सियस लेता है और एक 36 डिग्री सेल्सियस लेता है। सो रिपीटेडली आप मेजर कर रहे हैं और हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। स्टूडेंट रैंडम एरर ही वो वजह है जिसकी वजह से जब आप मैट्रिक में या इवन एफएससी में अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपके टीचर कहते थे कि आप एक रीडिंग ना लें, आप 4 या 5 रीडिंग लें या 3 रीडिंग लें। उसकी वजह ये थी कि ये रैंडम एरर उतना ही कम होता जाता है जितना आप अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते जाते हैं। अब इस एरर को टर्मिनेट करना इम्पॉसिबल है। टर्मिनेट तो ये तभी होगा जब आपको इसकी कॉज पता हो। फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने टेंपरेचर रूम का इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री मेजर किया, अब इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है या उसकी टेक्निक में फॉल्ट है या उसके खुद हाथ बहुत ठंडे थे, उसने सही तरह से प्रॉपर टाइम नहीं लिया टेंपरेचर को असेस करने में, तो और जो बंदे का 36 टेंपरेचर आया, हो सकता है कि कमरे की खिड़की खुली भी रह गई हो जिसकी वजह से हीट अंदर आ गई हो, कोई भी रीजन हो सकती है। रैंडम एरर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीडिंग ड्यू टू सम
अननोन कॉज। रैंडम एरर को आप कोई कॉज असाइन नहीं कर सकते, और क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होती, इसलिए ये टू वे प्रोपेगेट करता है। ये एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल रीडिंग से कम भी हो सकता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, 30 जो है एक्चुअल रीडिंग से 5 कम है, और 37 जो है वो एक्चुअल रीडिंग से 2 ज़्यादा है। रैंडम एरर की एक और निशानी भी ये है कि इट्स नॉट रिपीटेबल। जब आप बार बार रीडिंग लेते हैं तो आप श्योर ही नहीं कह सकते कि दोबारा भी नेक्स्ट भी वही रीडिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस करवा रहे हैं और फिनिशिंग लाइन पे स्टॉप वॉच लेके खड़े हुए हैं, अगर 10 रेस होती हैं तो हर दफा जैसे ही फर्स्ट एथलीट लाइन क्रॉस करेगा, आप हर दफा उस वक्त स्टॉप वॉच का बटन नहीं दबाओगे, आप कभी बटन थोड़ी देर पहले दबा दोगे, कभी थोड़ी देर बाद में दबाओगे। तो उसकी वजह से भी जो है वो एरर आ सकता है, और वो जो एरर होगा वो रैंडम एरर होगा। अब इसमें पैरेलल एरर को देख लीजिए। पैरेलल एरर सिस्टमैटिक भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। अगर मैं रोजाना 4:05 में एक वॉल क्लॉक को देखता हूँ, एक मतलब साइडवेज, तो रोजाना मुझे कितना टाइम का डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर व्यू पोजीशन चेंज करते हुए डिफरेंट लोग देखते हैं तो हर एक को डिफरेंट नजर आएगा। अब इस चीज़ में इंटरनेशनल बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि पैरेलल एरर सिस्टमैटिक भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पास ईयर के पेपर्स का हवाला दिया जाए या कुछ ओ लेवल्स की बुक का हवाला दिया जाए तो आप इसको रैंडम कंसीडर कर लें, अदरवाइज सिस्टमैटिक भी होता है। लेकिन अगर बहस आ जाए, दोनों चीज़ें आ जाए, सॉरी इसको रैंडम पे आप करेंगे। अब अगर इसकी कॉज अननोन नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? वेल, इफ यू वांट टू मिनिमाइज रैंडम एरर, तो आप अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएं और फिर उनकी एवरेज ले लें। तो बाय टेकिंग द एवरेज आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आइए अब देखते हैं कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग सिस्टमैटिक एरर कैसा होता है। सिस्टमैटिक एरर इज द एरर दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। एक ऐसा एरर जो एक क्वांटिटी की जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनको वो इक्वली ही फर्क डालता है, उनमें उनको इक्वली ही अफेक्ट करता है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट कीजिए कि आपने मार्केट से ये 3 बोरी चीनी की ली है, जिसका एक का मैस 60 kg है, एक का 80 kg है और एक का 100 kg। और इन बोरियों को आपने घर लाके इनका मैस मालूम किया अपने घर में रखे हुए तराजू से। तो इसका जो मैस आपने देखा वो 58 kg था, इसका आपने देखा वो 78 kg था, और इसका आपने देखा वो 98 kg था। अब आपको तो गुस्सा आना नेचुरल था, क्योंकि हर बोरी में से 2 किलो चीनी कम है। आप वापस दुकानदार के पास जाते हैं और उसको जाके एहतजाज करते हैं कि जी आपने हर बोरी में 2 किलो चीनी कम दी, और आपकी ये लड़ाई सुनकर पूरी मार्केट वाले आ जाते हैं। तो आपकी लड़ाई में तय ये पाता है कि एक बंदा है जिसके तराजू पर आपको भी और जो दुकानदार जिससे आपने चीनी ली थी उन दोनों को एतमाद है, यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। वहाँ जाकर आप इनका दोबारा से वजन करते हैं तो ये 60 kg ही रहता है, ये 80 kg ही होता है, और ये 100 kg ही रहता है। अब आपको ये डिफरेंस कैसे पता लगा कि आपके घर का तराजू 2 किलो कम मेजर करता है? बाय कंपेयरिंग योर रीडिंग्स विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। सो सिस्टमैटिक एरर को हम इसी कंपैरिजन की मदद से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एरर हमें पता होती है। रैंडम एरर विदाउट एनी डेफिनेट रूल के अगर होता है, जबकि जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसके पीछे एक डेफिनेट रूल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो हर रीडिंग का डिफरेंस जो है वो 2 kg आ रहा है। इस 2 kg को आप कहेंगे करेक्शन फैक्टर। सो एक तो आप रैंडम एरर को कॉज असाइन नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक एरर को आप कॉज असाइन कर सकते हैं। दूसरा, सिस्टमैटिक एरर 2 वे प्रोपेगेट नहीं करता, सिस्टमैटिक एरर 1 वे होता है। अगर पॉजिटिव है यानी कि अगर इसने एक्चुअल से ज़्यादा मेजर किया है तो सभी रीडिंग में एक्चुअल से ज़्यादा मेजर करेगा, और अगर नेगेटिव है यानी कि इसने एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर किया है तो सभी रीडिंग में एक्चुअल से कम मेजर करेगा। और इसके अलावा ये रिपीटेबल है, आप जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे इतना ही डिफरेंस आएगा। सो हाउ कैन यू एलिमिनेट दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द करेक्शन फैक्टर, और वो कैसे लेना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाइज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। इन शॉर्ट, रैंडम एरर occurs due to some unknown cause, systematic error occurs under some definite rule. Random error is not repeatable, systematic error is repeatable. Random error can be minimized by repeating the measurements again, readings again and again, and then taking on the average value, while systematic error can be eliminated by introducing the correction factor. इसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन देखिए, what is the ratio of 1 micrometer to 1 gigameter? 1 micrometer to 1 gigameter. So micro is 10 raised to power minus 6 and giga is 10 raised to power 9. So this is 10 raised to power minus 6 minus 9. So this is equal to 10 raised to power minus 15. So the correct option for this question will be option D. So next question देखिए, 100 picometer. So student आप जानते हैं कि 100 picometer, 100 means 10 raised to power 2 and pico is 10 raised to power minus 12 meter. So it is 10 raised to power minus 10 meter. Now can I write it as 10 raised to power minus 2 and 10 raised to power minus 8 meter? So बल्कि इसको ऐसे लिख लें 10 raised to power minus 8 and minus 2. So this will be 10 raised to power minus 8, and as you know 10 raised to power minus 2 is centi. So this can also be written as 10 raised to power minus 8 centimeter. So the correct option will be option A. Student यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कुछ यूनिट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। दे आर नॉट प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल फर्मी है, फर्मी इज 10 raised to power minus 15 मीटर, फेम्टो इज 10 raised to power minus 15, while फर्मी इज 10 raised to power minus 15 मीटर, एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to power minus 10 मीटर, एंगस्ट्रॉम इज a unit of length, फर्मी इज a unit of length. Similarly micron, micro is a prefix 10 raised to power minus 6, so micron is a unit, it is 10 raised to power minus 6 मीटर. So इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. So क्वेश्चन देखिएगा, 3 masses of 80 kg, 100 kg and 120 kg are measured as 80.2, 100.2 and 120.2 kg. The error is, स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि जो रीडिंग में डिफरेंस है वो इक्वल है, लिहाजा इस तरह के एरर को आप क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं. सो कुछ यूनिट करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 watt hour is equal to how much joule? 100 watt hour is equal to how much joule? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1000 watt hour जो है
वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो 1 वाट आर विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ ओवर 1000। और आपको 100 वाट आर चाहिए तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 वाट आर विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो आंसर विल बी 3.6 इंटू 10⁵। मैंने अभी बहुत लॉन्ग करके कर दिया है, वरना मैं इसको शॉर्ट करके भी कर सकता हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है। तो शॉर्ट करके मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि ये 0.1 किलो वाट आर है। तो 0.1 किलो वाट आर को मैं फिर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल करके भी कर सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट है इसका। अभी मैंने आपको ये डिटेल समझाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 10⁸ डाइन्स पर सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स 10⁸ डाइन्स पर सेंटीमीटर, हम यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हमें कुछ शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो 1 डाइन है ये 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरीज सिस्टम। तो आप जो है वो 10⁸ एक डाइन की जगह रखेंगे 10⁻⁻5 न्यूटन, और फिर हमारे पास जो है इट इज सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सेंटी आप जानते हैं 10⁻⁻2 होता है, ये मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। सो इट विल बी 10⁻8 - 5 + 2। सो 8 + 2 इज 10, 10 - 5 5। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर। मैं आपको इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन करवाता हूँ यूनिट कन्वर्जन का। फॉर एग्जाम्पल 3.6 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा। देखिए हमारे पास जो दो यूनिट्स में हमने कन्वर्जन करनी होती है रिलेशन होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर वाइल 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि 10⁻³ इधर पुट करेंगे और 60 इधर पुट करेंगे, लेकिन आप चीज़ों को ऐसे ना याद रखें कि जी हम छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, या बड़े से छोटे यूनिट में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिर्फ ये इसको मैथ का एक क्वेश्चन क्लियर करें। जो समझिए कि आपने इसी क्वेश्चन से किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या वैल्यू है जी 10⁻³ मीटर, और फिर 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 60 के स्क्वायर का मतलब 60 × 60। तो आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया 36 × 10⁻² ऊपर बन गया, और ये 3600 हो गया। अब देखिए ये भी 36 × 10⁻² बन गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास 36/36 क्या रह गया 1। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैं कहता हूँ कि इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। सो देखिए अब यहाँ से मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 मीटर किसके बराबर है 10⁻³ किलोमीटर की। तो 1 मीटर की जगह पर क्या रखेंगे 10⁻³ किलोमीटर। वैल्यू पुट कर दें बस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ के। अब इसी क्वेश्चन से सेकंड की वैल्यू निकालें। इसी क्वेश्चन से सेकंड की वैल्यू आएगी 1 सेकंड इज 1/60 मिनट। तो सेकंड की जगह पे 1/60 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/60 क्योंकि स्क्वायर है इंटू 1/60, और ये आ जाएगा इधर मिनट का स्क्वायर। सो इट विल बी, अब देखिए कि आप इस 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 हो गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट इज इन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। सो इट विल बी 3.6 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। सो मैंने 3.6 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर को आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर दिया, विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर मैंने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके दिखाया, जो कि दोबारा से वही 3.6 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर आ गया। तो कन्वर्जन में ये मत सोचें कि 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से डिवाइड करना है, बस ये सोचें कि एक फॉर्मूला ले लें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले से किलोमीटर की वैल्यू निकाल के, इस फॉर्मूले में अगर मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर की वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो पहले लेक्चर में यूनिट्स पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो मैं चाहता हूं कि उनसे रिलेटेड कुछ क्रिटिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाए, और वो हर एक एमसीक्यू डिफरेंट इन नेचर होगा ताकि आपको पता लगे कि किन डिफरेंट तरीकों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है कि s = a × 1 - e⁻⁻ bxt, और हमसे स्टूडेंट्स इस बारे में कहा गया है कि वेयर s इज द स्पीड एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, द यूनिट ऑफ b इज। तो अब देखिए जो b है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा हुआ है। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल मिला के एक नंबर होता है, और एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी जो कुछ लिखा होता है वो यूनिट लेस आइटम होती है। तो आपने क्या करना है इस तरह के सवालों में जो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो, सिंपल एक काम करें कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी पावर लिखी हुई है, माइनस साइन को इग्नोर कर दें, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी पावर लिखी हुई है उसको जस्ट 1 के बराबर कंसीडर करें। तो अब अगर यहाँ से आप b के यूनिट निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, b किसके बराबर है 1/xp। सो इसके जो यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे 1/मीटर सेकंड, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास द यूनिट ऑफ b इज पर मीटर पर सेकंड। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक और कॉमन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि द इक्वेशन p + a/v² × v - b इज कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ a इज। तो जरा देखिए स्टेटमेंट आपके पास, हम दोबारा लिख देते हैं। अब इसमें आपने a के यूनिट पूछने, अगर मुझसे यहाँ पर v के यूनिट पूछे जाते, b के यूनिट पूछे जाते तो मैं कहता कि वॉल्यूम हो गए, उसकी बजाय रूल याद रखिए बल्कि लिख लीजिए, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स। तो ये देखिए एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, कंपैरिजन भी हो रहा है, हर टर्म के सेम यूनिट होने चाहिए। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ही मैंने बताया आपको। अब आपको चाहिए a के यूनिट, तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं तो सेम तरह की चीज़ें आपस में ऐड होती हैं, तो इसका मतलब है कि a के यूनिट वही होंगे
जो कि प्रेशर के होंगे। ए ओवर वी स्क्वायर के यूनिट वही होंगे जो प्रेशर के होंगे, ए के नहीं, ए ओवर वी स्क्वायर के यूनिट वही होंगे जो प्रेशर के होंगे। इसको एडिट कर देंगे ना बाद में। अब हमें ए के यूनिट चाहिए, तो ए के यूनिट क्या होंगे, पी इंटू वी स्क्वायर। सो पी इज प्रेशर, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और उसका हमारे पास स्क्वायर है, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर पावर 4। इसी रूल की प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन से भी घर कीजिएगा बैठ के। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, और मैं कहता हूं कि एफ इज फोर्स, टी इज टाइम, मुझे ए और बी के यूनिट बताइए। तो क्योंकि ये फोर्स है तो ये पूरी टर्म मिला के भी फोर्स होना चाहिए और ये पूरी टर्म मिला के भी फोर्स होना चाहिए। सो इसका मतलब है मैं ए टी स्क्वायर के यूनिट फोर्स वाले यूनिट रख लूंगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ए के यूनिट चाहिए तो टी को उधर ले जाएंगे, तो इसके यूनिट सेकंड स्क्वायर है, तो ए के यूनिट क्या बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड 4। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ ए। और ऐसे ही आपने यूनिट ऑफ बी मालूम करने हैं जो कि किलोग्राम मीटर ओवर S5 आएंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि फॉर एडिशन जिस तरह से ये दो ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, हर टर्म के यूनिट सेम होने चाहिए। सिर्फ ए के यूनिट आपके बराबर नहीं होंगे, ए टी स्क्वायर एक पूरी टर्म है, जब तक आगे प्लस माइनस शुरू नहीं होता टर्म वही रहती है, तो हर टर्म के यूनिट सेम होने चाहिए। तो इस रूल के तहत आप बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने इधर ही व्हाइट बोर्ड पर फोकस करना है, उधर नहीं करना। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं कि अगर आपको यूनिट्स अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे हों तो कैसे आपका टाइम बच सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी मुझे L ओवर सी वी आर, आप मुझे बताइए कि इसके यूनिट किसके बराबर हैं, ये क्या निकलेगा आखिर में। तो एक तरीका तो ये है कि आप इंडक्टेंस के यूनिट पुट करें, वोल्ट पर सेकंड पर एम्पीयर, कैपेसिटेंस के यूनिट पुट करें, वोल्टेज के पुट करें, और रेजिस्टेंस के पुट करें, फिर सॉल्व करें तो फिर आंसर आएगा। जबकि इसका एक और आसान तरीका ये है कि आपको यूनिट्स और फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि जो L ओवर आर है ये टाइम कांस्टेंट है। किसके लिए टाइम कांस्टेंट है, ये इंडक्टर के लिए। जिस तरह से कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट जो है वो RC होता है, तो इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट L ओवर आर होता है। तो इसका मतलब है L ओवर आर की जगह तो T आ गया, तो CV क्या है, चार्ज, Q इज इक्वल टू CV, तो ये चार्ज आ गया। वैसे I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो T बाई Q किसके बराबर होगा, 1 ओवर I। तो इसका मतलब है ये जो सारी चीज़ है ये 1 ओवर I के बराबर है, यानी कि 1 ओवर करंट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यूनिट्स आपके फिंगर टिप्स पे हों तो कैसे एक मुश्किल क्वेश्चन को आप ईजी बना सकते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, यूनिट से रिलेटेड ही हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू ई नॉट एल वी ओवर टी। सो हमने यहाँ पर x के यूनिट देखने के वो किसके बराबर है। तो वंस अगेन अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो तो यूनिट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके अलावा L इज लेंथ, तो आपको पता है ये मीटर होती है। V इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो मैं इसको न्यूटन मीटर इंटू ओवर कूलम भी लिख सकता हूँ। जबकि T आपको पता है सेकंड है, तो मैं इसको 1 ओवर S लिख सकता हूँ। सो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इस न्यूटन मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एक C से कैंसिल आउट हो गया, इट इज कूलम ओवर सेकंड। एंड एज यू नो कि कूलम ओवर सेकंड किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स F इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू P L1 L minus 1 plus QL, where is the length, the unit of P is same as that of। तो हमें P का यूनिट चाहिए। क्या बताया था मैंने अभी आपको रिजल्ट कि फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स। सो दिस इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स, यानी कि ये जो है PL minus 1 इसके यूनिट वही होंगे जो फोर्स के होंगे, और फोर्स के यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें क्वांटिटी चाहिए तो आप सिर्फ इसको सिंपली फोर्स लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू FL। सो जो F है वो फोर्स है और L इज डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या तो वर्क का यूनिट होता है या फिर टॉर्क का यूनिट होता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, व्हिच इज टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। ये MD कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो उसने कहा है कि हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से 1 डिग्री लें तो दैट इज 2 पाई ओवर 360 रेडियन, और इट मीन्स दैट वी हैव पाई ओवर 180 रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। हाँ जी, कितना टाइम हो गया, एक सवाल और, बस लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस अबाउट द सेंटर इज 0.25 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो है दैट इज 0.25 मीटर स्क्वायर, हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। सो इट्स रेडियस विल बी 25 इंटू 10 माइनस 2 मीटर। तो हमने मालूम करना व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला हमें पता है, इट इज सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर। सो जस्ट ठीक है, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। सरफेस एरिया इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। मैंने इसको 10 पावर में लिख दिया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यू शुड बी एबल टू प्ले विद द पावर ऑफ 10। उससे देखिएगा अभी कितना न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। और रेडियस का स्क्वायर है, इट मीन्स कि आप इसको लिखेंगे 25 इंटू 10 पावर माइनस 2, 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ रेडियंस विल बी माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2, यानी कि 100 ओवर 25। सो इट विल बी 4 रेडियंस। और 4 रेडियंस को हम ऑप्शन ए की तरह लिख सकते हैं, विच इज 4 इंटू 10 पावर 0 रेडियन, बिकॉज 10 पावर 0 मीन्स 1 होता है।